Vilas Rajput from Rose Public School, Suryali. Okay, today I'm going to start the same chapter 1 of chapter 1 or 2? 2. Chapter 2 from your economic section. Okay, now that is about the sectors of the Indian economy. So far we had studied about the primary, secondary and tertiaries. These are the three sectors that we have observed in one's economy. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं दे गॉट टू बी एसोसिएट्स विद ऑल दिस सेक्टर्स. सो एंड दे ऑल आर वेरी इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, नाउ द थिंग इज देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू बी अंडरस्टूड. सबसे पहली बात ये कि ये तीनों सेक्टर्स जो हैं, इन तीनों सेक्टर्स में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. ठीक है, देयर आर सो मैनी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्टर्स एंड देयर आर सो मैनी पीपल्स आर वर्किंग इन दिस सेक्टर्स. तो उस हिसाब से ये पता लगाना कि कितने लोग किस सेक्टर्स में कितना गुड और सर्विसेज, फाइनल गुड एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ, इट्स अ वेरी इनॉर्मस टास्क. ठीक है, ये एक बहुत ही एक पेचीदा टास्क है. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं कि हमारी जीडीपी इतनी है, ये है, तो ये चीज़ें कैसे असेस की जाती हैं. तो मैं आपको एक सिंपल बेसिक फॉर्म में बताता हूँ, तो आप उसको अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि ये बहुत आगे चल के आपको हायर क्लासेस में अगर आप इस फील्ड को चूज़ करेंगे तो यू वुड एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे. लेकिन अभी आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि किसी भी देश की इकोनॉमी जो है उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं एंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो उस देश की इकोनॉमी की जो एक मनी रोटेशन है उसमें कितना बढ़ावा हो रहा है या कितना स्लो प्रोसेस में चल रही है, ये सारा उस चीज़ पे मैटर करता है. और इन सब का आकलन करना, इन सब चीज़ों को असेस करना, अंडरस्टैंड करना, ये बहुत ज़रूरी होता है. इसका एक इकोनॉमिकल वे होता है, एक इकोनॉमिकल मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं और उसके आधार पर ही गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्लानिंग और अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रेम करती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर. ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों सेक्टर्स में अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं. प्राइमरी सेक्टर्स में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली गॉट टू बी इन्वॉल्व विद द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया. देन सेकेंडरी इज बेसिकली कंसर्न टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. देन टेरिटरी इज द सर्विस सेक्टर्स. अब इन तीनों सेक्टर्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, किए जाते हैं, उन सब का निचोड़ निकाल के उस देश की आर्थिक स्थिति को जो है उसका पूरा आकलन निकाला जाता है. ठीक है, आकलन किया जाता है. तो ये बेसिकली किस तरह से किया जाता है, ये अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे करेंगे कि इतना ज़्यादा अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो उनको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में उनको कैसे असेस किया जाता है, किस तरह से उनकी वैल्यू को असेस किया जाता है, किस तरह से जीडीपी जो है वो प्रॉपर्ली असेस की जाती है. देखिए, अब मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में मैंने जैसे बताया कि ये तीनों सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड. मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर्स में एक फार्मर गेहूं उगाता है, वो उस गेहूं को बेचता है सेकेंडरी सेक्टर में. वो बेचा हुआ गेहूं फ्लोर मिल वाला खरीदता है, वो उस गेहूं को पीस कर आटा निकालता है और उस आटे को अब वो किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बेचता है. समझ लो बिस्किट इंडस्ट्रीज में बेचता है. ठीक है, अब यानी कि फाइनल गुड क्या बना, फाइनल गुड है बिस्किट. अब या उसको बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए आटा, इसके अलावा शुगर भी यूज हुई होगी, ऑयल भी यूज हुआ होगा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज हुए होंगे. ठीक है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उन सबको वो इंग्रेडिएंट्स यूज करके
वो फाइनल गुड क्या बनाया गया, बिस्किट बन के तैयार हुआ। अब ये तो बन के तैयार हुआ, अब इसकी कॉस्ट कैसे डिसाइड होगी। अब अगर हम वीट, मान लो एक फ्लोर मिल ने उसने वीट इससे लिया, किसान से लिया 10 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है, और अगर उसने 100 केजी लिया है तो 1000 रुपीज़ का हो गया। मान लो अब अगर वो जो है वो आटा बिस्किट इंडस्ट्रीज को बेच रहा है, आगे वो अपना रेट लगा के आटे का रेट अलग से जाएगा। उसी तरह से शुगर का, अगर जब आप बिस्किट का फाइनल रेट जब बनाने के लिए अगर आप इन सब इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड करेंगे, ठीक है, तो दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू असेस। तो कॉस्ट जो बनेगी तो कॉस्ट जो बनाई जाती है, कॉस्ट जो डिसाइड की जाती है कि जब भी, तो वो इंटरमीडिएट्स की नहीं उसको अकाउंट किया जाता है। कॉस्ट जो होती है, जो चीज़ तैयार होती है उसी की बना रखी जाती है, उसी की कॉस्ट को जो है वो डिसाइड किया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट्स जो होते हैं यूज़ किए हुए उनकी कॉस्ट को ऐड अप करके फाइनल गुड की कॉस्ट जो है वो डिसाइड की जाती है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो दोबारा बताता हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, जब भी हम किसी चीज़ का लास्ट में जब हम निचोड़ निकालते हैं तो हम उसमें ये नहीं करेंगे कि अब सपोज करो हम चाय बना रहे हैं, अब चाय में पानी भी आता है, दूध भी जाता है, चाय पत्ती भी जाएगी, आपका शुगर है, चाय पत्ती है, आप और इलायची भी डालते हैं सब। अब आप उस चाय के कप को जब दे रहे हैं तो आप उसमें पानी का, मैंने पानी का इतना बिल देता हूँ, दूध मैंने 40 रुपये किलो लिया है चाय बनाने के लिए, शुगर मैंने 45 रुपये किलो की ली है, चाय पत्ती मैंने 60 रुपये वाला पैकेट लिया है। तो अगर आप उन सब चीज़ों को ऐड करके अगर आप उस चाय की कॉस्ट निकालने लगोगे तो वो एक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, होच पोच हो जाएगा। मतलब जब कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल गुड प्रोड्यूस होता है कॉस्ट हमेशा उसकी डिसाइड की जाती है, ठीक है। अब इसीलिए आपको मार्केट में जाओ तो चाय जो है वो आपकी कितनी होगी, एक चाय का कप जो है वो 7 रुपये 5 रुपये, यानी कि उस चाय कॉस्ट जो है वो चाय के कप की है, ठीक है। अब वो 7 रुपये में जो है वो ऑलरेडी उस एक कप चाय में जितनी शुगर, जितना वो जो यूज़ हुआ है वो ऑलरेडी उनकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। समझ में आई बात कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो फाइनल गुड्स के साथ ही, उसकी वैल्यू के साथ ही ऐड अप हो जाती है, ठीक है। उसको सेपरेटली हम उसको ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब भी एक पूरा कलेक्शन निकाला जाता है, जब एडिशन निकाला जाता है, जब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है तो उसमें जो फाइनल गुड्स होते हैं उनकी कॉस्ट को निर्धारित किया जाता है, उनकी कॉस्ट को असर्टेन किया जाता है, ना कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी कॉस्ट को भी ऐड किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट को ऐड नहीं किया जाता है, हमेशा वैल्यू जो है वो फाइनल गुड्स की ही अकाउंट की जाती है। इज दैट क्लियर हो गया? समझ आया? क्या आपको सिंपली ये समझना जरूरी है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हैड ऑलरेडी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो फाइनल गुड की कॉस्ट में ऐड हो चुकी होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा फिर से एक बार फिर से कर रहा हूँ, आप इस पॉइंट को ध्यान से रखो कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे चाय में पानी है, शुगर है, चाय पत्ती है, ये सब क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। और चाय क्या है? चाय हमारा फाइनल गुड है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जिनकी इन सभी की वैल्यू है, जो भी शुगर है, चाय शुगर है, पानी है, दूध है, इलायची है, जो भी आपने डाला है चाय बनाने के लिए, उन सभी गुड्स की अपनी वैल्यू है और उन सभी गुड्स की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी चाय की कीमत में ऐड
हो चुकी है, तो उसको हमें सेपरेटली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द पॉइंट. गॉट इट? ठीक है. और इसी तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स जो हैं, इन अलग अलग सेक्टर्स में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पूरे साल भर की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं इन सभी सेक्टर्स में, उन सभी का भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, उनको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का उनका जो वैल्यू है उसको ऐड करके जीडीपी बनाया जाता है, जीडीपी डिटरमाइन किया जाता है. पूरे साल भर में हर सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, प्राइमरी सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंडरी सेक्टर के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टेरिटरी ये भी सर्विस सेक्टर है, ये सर्विस सेक्टर के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड अप करके ही जीडीपी निकाली जाती है. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? वैल्यू ऑफ प्राइमरी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री. एक देश के अंदर एक साल में अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उन सभी का जो एक निचोड़ होता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हिंदी में. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब एक बार फिर से मैं आपको फिर से सम अप कर देता हूं कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर. ठीक है. ये मैं बार बार जो चीज बता रहा हूं वही. इज दैट क्लियर? आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट. अब अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ देखें तो इन तीनों सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है. अब जैसे प्राइमरी सेक्टर्स में देखिए, प्राइमरी सेक्टर में बहुत पहले जो एग्रीकल्चर की जाती थी, पहले ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर की जाती थी, तो उस समय एग्रीकल्चर का जो मापदंड थे वो अलग थे, उसकी प्रोसेसिंग जो थी बड़ी स्लो थी. लेकिन समय के साथ अब उसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जब इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो उससे बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बहुत सारी नई नई फील्ड्स जो हैं वो सामने आई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब एग्रीकल्चर सेक्टर का भी जीडीपी में योगदान जो है वो काफ़ी बढ़ गया है. आज देखिए, आज आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी उसकी ब्रांचेस हैं. ठीक है. बहुत सारे लोग जो हैं उस इन डिफरेंट ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है. ठीक है. आज आप बहुत सारे देख रहे हैं ग्रीन हाउस फॉर्म किए हुए हैं, लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फार्मिंग कर रहे हैं. ठीक है. मार्केट्स बना दी गई हैं, ई मार्केट्स. अब रिसेंटली अब ई मार्केट्स का ट्रेंड चल पड़ा है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है एग्रीकल्चर को बूस्ट. तो इससे क्या हुआ है, बहुत सारी एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट इस सेक्टर में बढ़ गया है. तो इससे भी बहुत चेंज आया है. इस सेक्टर्स की भी जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ गई है. देन कम्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो पहले के मुकाबले में अब काफ़ी बढ़ गया है. ठीक है. अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ चुकी हैं, स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल लेवल पे और लार्ज स्केल लेवल पर भी. और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने फार्मिंग वगैरह, कई फार्मिंग को छोड़ के अब सेकेंडरी सेक्टर में अपनी एम्प्लॉयमेंट को जो है सस्टेन कर रहे हैं. ठीक है. अपने लाइवलीहुड की सस्टेनेबिलिटी के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं. तो इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी से जो है इसका इंक्रीज हो रहा है. देन द थर्ड इज सर्विस सेक्टर. रिसेंट जो रिसेंट इरा में अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर्स में काफ़ी बदलाव आया है, बहुत सारी रेवोल्यूशंस आए हैं. सर्विस सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने में, अगर हम डेवलप्ड नेशंस में देखें तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर्स जो है वो उसका जो प्रोड्यूस्ड जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है. आज हमारी कंट्री में भी आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में, आईटी
कि इस दौर में जो है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के इस टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, नया ट्रेंड जो है वो सामने आ रहा है। जैसे आपका आप देख सकते हैं कॉल सेंटर्स, ठीक है, आज हर कंपनी, हर सर्विसेज सेक्टर्स का, हर डिपार्टमेंट का अपना एक कॉल सेंटर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वो इंक्वायरी, कंप्लेंट सेल्स हैं, उन सब को हैंडल करने के लिए उन अपनी जो उनकी प्रोसेसिंग है उसको प्रोग्रेसिव वे में एक बहुत सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉल सेंटर्स जो हैं बहुत ज़रूरी। तो ये इस तरह से हमारा सर्विस सेक्टर्स जो है वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, उसका भी एक नया फॉर्म जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से इन तीनों सेक्टर्स की जो समय के साथ इन तीनों सेक्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये डिपेंड करता है, किसी देश में कोई सेक्टर जो है वो थोड़ा सा उसकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। अब जैसे अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर काफ़ी हाई परसेंटेज में होगा, काफ़ी लार्ज लेवल में वहाँ पे काम हो रहा होगा, लेकिन और प्राइमरी सेक्टर जो है वो थोड़ा होगा, उसकी परसेंटेज थोड़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन वहाँ पे जो है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है बहुत मॉडर्न वे ऑफ ट्रेंडिंग जो है वो वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर्स में भी की जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे सर्विस सेक्टर्स भी वहाँ का काफ़ी अपग्रेड लेवल का होता है। अगर हम डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम हैव अ लो लेवल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, बट दे आर क्वाइट रिलाइड मोर अपॉन प्राइमरी सेक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा समय के साथ थोड़ा सा बढ़ते हुए हम उनको देखते हैं। जैसे इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, ये सब कंट्रीज उसी लेवल में आते हैं। देन अगर हम अंडर डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो वहाँ पे हमें सेकेंडरी सेक्टर्स बहुत ही ट्रेडिशनल वे में देखने को मिलता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत ही कम वे में देखने को मिलता है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर्स जो है उस इकोनॉमी का मेजर सोर्स ऑफ इनकम रह जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़, और सर्विस सेक्टर्स वहाँ पे काफ़ी पुअर कंडीशंस में देखने को नज़र आता है। तो इस तरह से ये तीनों सेक्टर्स जो हैं ये किसी भी देश की इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसीलिए समय के साथ इनमें कैसा बदलाव आ रहा है, देश की गवर्नमेंट उनमें किस तरह से, देश की किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरह से फ्रेम की जा रही हैं, किस तरह से उनमें नया पन लेकर आया जा रहा है, कैसे इनोवेटिवनेस जो हैं उसमें इम्प्लांट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट्स ने जो है जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है ना, ये सारे जो प्रोग्राम्स चलाए हैं, जो लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, किसानों को किसान सम्मान योजना, ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए दी गई हैं ताकि हमारे इन सेक्टर्स में एक इंडिविजुअल लेवल में सभी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, जितना हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सुधारेंगे, जितना हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंडिविजुअल लेवल में उसको डेवलप्ड वे में अगर हम अपने थिंकिंग स्किल्स को और अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी डेवलपमेंट को हम जितना नर्चर करेंगे तो उसका असर सीधे सीधे हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगा, हमारे देश की इकोनॉमी भी जो है वो सुदृढ़ होगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आज तक के लिए इतना ही। अब आप इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चों का मुझे फ़ोन कॉल करके वो बोल रहे हैं कि सर हमें फलाना वीडियो दोबारा भेजो। बेटा मेरे फ़ोन में इतना वो नहीं है स्पेस कि मैं मतलब इतने पुराने वीडियोस स्टोर करके रख सकूं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी स्टोर्ड रहो और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसको पूरा देख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।